गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसके विकास एवं इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। विकास की कड़ी में हमने जर्मन भूगोलवेताओं का क्या योगदान रहा, फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का क्या योगदान रहा, ब्रिटेन भूगोलकों क्या योगदान रहा, इनके बारे में हमने थोड़ी चर्चा विस्तृत रूप से कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे कि अमेरिकन भूगोलवेताओं का भूगोल के विकास में क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकन भूगोलवेताओं में एलन चर्चिल सैम्पल की, जो कि रेटजेल की शिष्य थी, जो कि जर्मन के बहुत ही बड़े भूगोलवेता थे, जिन्हें मानव भूगोल के जनक या पिता के रूप में भी जाना जाता है। रेटजेल निश्चयवादी थे, तो ये उनके विचारों से प्रभावित थी, और सैम्पल भी निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करती थी। एलन सैम्पल है वो अमेरिका के वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली विधि से लिखा प्रस्तुत किया। सैम्पल को उनके विशिष्ट कार्य के लिए अमेरिकन भूगोलिक सोसाइटी द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। इस प्रतिष्ठित भूगोलवेता की मृत्यु 8 मई 1932 को वेस्ट पोस्ट के बीच फ्लोरिडा में हुई। सैम्पल के अतिरिक्त रिटर, हम्बोल्ट, हेकल बक्कल, लेटेल, मैकेंडर और हंटिंगटन द्वारा विकसित वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को व्यवस्थित रूप में विकसित किया गया, जिसका निश्चित स्वरूप 19वीं शताब्दी में उभरकर सामने आया। इसी समय अनेक महत्वपूर्ण भूगोलवेता मानव भूगोल के वातावरण निश्चयवाद का पोषण कर रहे थे। सैम्पल के संपर्क में आई एवं उनके चिंतन से प्रभावित होकर उनकी विचारधारा का अनुसरण किया और उसमें जगह जगह सुधार भी किया। सैम्पल ने वातावरण निश्चयवाद को मानव भूगोल का अभिन्न अंग मान लिया था। उन्होंने अपने ग्रंथ भौगोलिक वातावरण के प्रभाव के प्रथम पृष्ठ पर लिखा था कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अर्थ यह वही है कि वह पृथ्वी का बच्चा मात्र है, उसकी धूल का कण कण, वरन यह पृथ्वी उसकी माता है। उसने इससे मातृत्व प्रदान किया, उसका पालन पोषण किया, उसे भोजन खिलाया, उसके कार्यों को निश्चित किया, उनके विचारों को निर्देशित किया, उसके सामने कठिनाइयाँ उपस्थित की जिससे उनके विचारों को निर्देशित किया गया, उसके सामने कठिनाइयाँ उपस्थित की जिससे उनके शरीर को बल मिला तथा बुद्धि की तीव्रता को भी बल मिला। उनके सम्मुख नौकावहन एवं सिंचाई की समस्याएं भी प्रस्तुत की, साथ ही उनके निवारण हेतु उसके कान में उनका समाधान भी सुझाया। पृथ्वी का प्रत्येक कण, उनकी हड्डी, उसके मस्तिष्क और उसकी आत्मा में समाविष्ट है। ये बात कुमारी चर्चिल सैम्पल ने की थी, और उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए एक परिभाषा लिखी थी कि अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध को ही मानव भूगोल कहा जाता है। ये बात थी कुमारी सैम्पल के बारे में। कुमारी सैम्पल के बाद में एल्सवर्थ हंटिंगटन भी एक प्रसिद्ध भूगोलवेता रहे अमेरिकन। हंटिंगटन के अनुसार भौतिक परिवेश जैविक रूपों को प्रभावित करता है। भूवैज्ञानिक पर विशेषीकरण होने से ऐसा हो सकता है। उनका सुझाव इस तथ्य की ओर रहा। उन्होंने कहा कि विशेषीकरण मानवीय गुण, रंग, रूप, आकृति, संरचना, बौद्धिक कुशलता आदि जन्म से ही प्राप्त होते हैं। पर्यावरण का प्रभाव जनसंख्या की पृथ्वी तल पर वितरण, घनत्व, मानवीय क्रियाओं, बस्तियों तथा संबंधित सभी आर्थिक क्रियाओं पर परिलक्षित होता है। हंटिंगटन ने अपने ग्रंथ मानव भूगोल के सिद्धांत में मानव भूगोल के तथ्यों को एक चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया, और इनका ये विस्तृत विवरण अध्याय नंबर 2 में दिया गया है। हंटिंगटन निश्चयवादी विचार के समर्थक थे, जिसका सबसे बड़ा कारण उनकी शिक्षा और अध्ययन भूविज्ञान और जलवायु विज्ञान में होना था। उन्होंने मानव क्रियाकलापों, गुणों एवं सांस्कृतिक उन्नति को भौतिक कारकों से प्रभावित बताया था। भौतिक वातावरण के मुख्य तत्व जैसे अवस्थिति, धरातल, जलाशय, जलवायु, खनिज, मृदाएं आदि जीव जंतु, वनस्पति जगत के विकास एवं क्रियात्मकता को प्रभावित करता है। वही मानवीय क्रियाकलाप, सामाजिक व्यवहार एवं मनोदशा भी इन कारकों से नियंत्रित होता है। 1915 में प्रकाशित अपने ग्रंथ सभ्यता एवं जलवायु में उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप एवं पूर्वी एशिया में समशीतोष्ण जलवायु की सर्वाधिक उपयुक्तता इसमें मानी गई थी। तो उनकी जो हंटिंगटन मोदी की जो प्रमुख किताब थी सभ्यता एवं जलवायु, ये प्रमुख किताब मानी गई है।
हंटिंगटन का झुकाव था कि जलवायु और मानव जीवन के मध्य पारस्परिक संबंधों के प्रति अधिक रहा था। हंटिंगटन महोदय ने अपने ग्रंथ मानव भूगोल के सिद्धांत में लिखा था कि एक किताब लिखी थी मानव भूगोल के सिद्धांत। इसमें उन्होंने मानव और जलवायु के संबंध और उसमें पारस्परिक संबंधों के बारे में उसने बताया था। आगे चलकर हंटिंगटन महोदय को हंटिंगटन के आज तक के विचार कल का भूगोल भी लिखा था और इन्हें क्लार्क विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त हुई थी। उसके बाद में है आयशा बोमेन। आयशा बोमेन इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशिगन में हो गई थी और इन्होंने भूगोल में कई अच्छे कार्य किए, जिसमें से आयशा बोमेन को जाना जाता है। आयशा बोमेन भौगोलिक विचारधारा कर दिया था। बोमेन पुस्तक नई दुनिया का उद्देश्य स्पष्ट करने तो बताया था कि नई दुनिया पुस्तक का उद्देश्य सामान्य नागरिकों में भूगोल के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न करना तथा हमारे समय के जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है जिनके परिणाम स्वरूप जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनके बारे में आधारभूत सूचनाएं देना था। ये सभी इसमें प्रकाशित हुई थी। आयशा बोमेन का चिंतन फ्रांसीसी विचारधारा से प्रभावित था। इसी कारण इन्होंने संभववाद का समर्थन किया था। जो आयशा बोमेन थी वो फ्रांसीसी विचारधारा से प्रभावित थी और इन्होंने संभववाद का समर्थन किया था। बाकी जो हमने दो पढ़े थे, सैंपुल और हंटिंगटन, ये दोनों ही निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे। इन्होंने समर्थन करते हुए लिखा कि जब भौगोलिक वातावरण का संपर्क मानव समुदाय से होता है तो वे उसी प्रकार परिवर्तनशील होने लगते हैं जिस प्रकार मानव जाति स्वयं परिवर्तनशील होती है। तो इस प्रकार इन्होंने ऐसा मान लिया। उसके बाद में थॉमस ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर की कई रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद और निश्चयवाद के लिए एक बीच में कड़ी स्थापित करी थी। इन्होंने कड़ी स्थापित करके उन्होंने एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया था, जिसे रुको और जाओ या स्टॉप एंड गो डिटरमाइनेशन या नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किया। इसमें इन्होंने माना कि मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी, न ही मानव के कार्यों करने की क्षमता असीमित है। इस समन्वयवादी चिंतन में उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव और प्रकृति में निरंतर पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन पृथ्वी तल पर सफलतापूर्वक चल रहा था। ये बात इन्होंने कही थी। ग्रिफिथ टेलर की रुचि प्रारंभ से ही ऑस्ट्रेलिया के प्रति थी और उन्होंने 1919 में ऑस्ट्रेलिया का भूगोल लिखा था। उसके बाद निश्चय पक्ष में प्रस्तुत किया और प्रकृति के मानव पर नियंत्रण के बारे में उन्होंने बताया। टेलर लिखते हैं कि मानव किसी देश की प्रगति को तीव्र या कम कर सकता है, वह इसे रोक नहीं सकता, लेकिन यदि वह विवेकशील है उसे प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रस्तुत निर्देशन दूर नहीं हटाना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद में ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के संबंधित अपना एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, प्रवास कटिबंध सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी। ये विद्यार्थियों के एक बार क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो टेलर महोदय ने दिया था। कटिबंध स्तर सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। उनके मतानुसार समस्त मानव जाति का उद्गम है वो परदेशी माना गया है। मध्य एशिया में कैसिपियन अरल सागर समीपवर्ती क्षेत्र इसमें माना गया था। सन 1907 में ओवर एवोल्यूशन सिविलाइजेशन में टेलर ने भूशांति की विचारधारा प्रस्तुत की थी। इसमें विश्व शांति के मार्ग के भौगोलिक पक्षों का विवेचन किया गया था। टेलर के बाद में कार्ल सावर का भी योगदान भूगोल के क्षेत्र में अच्छा रहा था। कार्ल सावर ने सर्वप्रथम 1925 में क्षेत्रीय भिन्नता शब्द का प्रयोग किया। बाद में हडसन ने विशद व्याख्या की। यद्यपि सावर संभववादी विचारधारा थे, लेकिन फिर भी ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवादी को महत्वपूर्ण माना। भूगोल को सावर ने सामाजिक विज्ञान मानते हुए सांस्कृतिक भूगोल के सभी पक्षों एवं सांस्कृतिक परिदृश्य की समस्याओं सहित उपयुक्त व्याख्या की, जिस कारण ही इनको सांस्कृतिक भूगोल का अग्रणी विद्वान माना जाता है। सावर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भूदृश्य की संकल्पना, कई बार विद्यार्थियों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेट में बहुत बार पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडस्केप यानी भूदृश्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने कहा था? सावर ने। अपना शोध पत्र भूदृश्य आकारिका प्रस्तुत किया। सावर ने भूदृश्य या भूदृश्य भूमि को जर्मन शब्द लैंडस्केप का पर्याय माना। उन्होंने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों में अंतर भी किया।
उसके बाद में अंतर भी प्रस्तुत किया। हॉटसन ने कहा कि कार्ल सावर ने दर्शक भूमि शब्द को दोहरी अर्थों में प्रयुक्त किया और उन्होंने माना कि दर्शक भूमि शब्द प्रदेश शब्द का समानार्थी माना गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये भूदर्शी की संकल्पना साबरमती ने दी थी। धन्यवाद।